So next we will do the determination of rate constant for different order reactions. So we have different methods. K फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए K की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएगी, ठीक है। तो हमारे लिए पास अलग अलग मेथड्स हैं, लाइक ग्राफिकल मेथड, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन मेथड और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड्स। कुछ मेथड्स जो हैं वो बेसिकली न्यूमेरिकल बेसिस पे ही हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें इस सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स से ही हम डील करेंगे। सो हेयर वी आर गोइंग फॉर द थ्योरेटिकल पार्ट और फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पार्ट जिसमें कवर हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड जो है दैट इज ऑल्सो फॉर द कैलकुलेशन पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट के लिए है। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन मेथड का भी यही है सेम। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमारे पास कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम डिराइव करेंगे और उसको फिर हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। सो हियर वी हैव अ डेरिवेशन। तो पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ के फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में हमारे पास बेसिकली है क्या, this law or this method is used to find out the order of different type of reactions। इससे हम find out कर सकते हैं order of different reactions for different order of different reactions के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम यूज़ करते हैं के निकालने के लिए। समझ आ गया। सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ के जो है वो डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए डिफरेंट एक्सप्रेशन देता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर के लिए है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले जीरो ऑर्डर के लिए करेंगे फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या था, वो रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन था वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता बेसिकली। क्लियर। सो वी हैव अ इक्वेशन A कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, a रेज़ टू पावर 0 के ऊपर, क्योंकि ये जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। a रेज़ टू पावर 0 कंसंट्रेशन ऑफ a रेज़ टू पावर 0। इसको हमने अगर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है देन वी विल फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। जब हम इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, माइनस d कंसंट्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाय dt। रेट को ऐसे लिखा जाता है, कंसंट्रेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम। वहाँ पे हम डेल्टा लेते थे और यहाँ पे हम डी यूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर टेकिंग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन विच विल बी इक्वल्स टू या विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर 0। क्लियर। माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल्स टू के। एज वी नो ए रेज़ टू पावर 0, मैथमेटिक्स में अगर किसी भी रेज़ टू पावर 0 होगा तो वो 1 कंसिडर किया जाता है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। देन वी विल मल्टीप्लाई हियर, तो k इंटू 1 विल बी k। k हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो ये इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करके आया है। क्लियर। सो वी हैव अगेन डी ए इज इक्वल्स टू k डी टी। डी टी वाली टर्म हम इस तरफ ले जाएंगे, इंटीग्रेट द इक्वेशन फ्रॉम बोथ साइड्स। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड से। सो माइनस डी ए is equals to k dt। क्लियर, गेटिंग। अब इसके बाद क्या होगा, जब हमने इंटीग्रेशन की तो डिफरेंशिएशन के साथ इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a
के कांस्टेंट को हम इंटीग्रेट नहीं करते, dt, d के साथ इंटीग्रेशन कैंसिल, t प्लस i, व्हाट इज i? i इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ i की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ साइड पे कर देती हूँ। एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, जब टाइम t 0 है, मतलब हमने रिएक्शन को भी स्टार्ट ही किया है, टाइम 0 का मतलब कि इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है, अभी हमने उसको स्टार्टिंग टाइम ही ले रहे हैं, t इज इक्वल्स टू 0, तो A की जो कंसंट्रेशन है विल इक्वल्स टू A नॉट के बराबर हो जाएगी। A नॉट इज रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पुट दीज बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने 1 इक्वेशन नंबर ले लिया, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 एंड a इज इक्वल्स टू A नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस A इज इक्वल्स टू के, टी को हमने 0 पुट किया, इज इक्वल्स टू i, a की वैल्यू हमने क्या पुट करनी थी, A नॉट। क्लियर? अब आगे देखो, नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास ये आ गया माइनस A नॉट इज इक्वल्स टू i, क्योंकि k को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 ही आ गया, तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस A नॉट। क्लियर? सो पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट, जिसको हमने 1 नंबर दिया है उसे में पुट कर देंगे। क्लियर? सो व्हाट वी हैव, माइनस A के t, तो माइनस A नॉट। क्लियर? समझ आ गया? तो यहां से हमारे पास आ गया A नॉट माइनस A इज इक्वल्स टू के टी। हमें निकालना क्या है, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, के की बात कर रहे हैं, हमें रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो इस टर्म में हम कैसे निकालेंगे, के इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस A डिवाइडेड बाय टी। सो दिस इज बेसिकली द एक्सप्रेशन, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। क्लियर? समझ आ गया? ओके, सो व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने पहले ये लिख लिया, A इज गिविंग द प्रोडक्ट, A इज अ रिएक्टेंट, सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू पावर नॉट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज रेज़ टू पावर 0। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगा, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल्स टू लगा दिया एंड प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लिख दिया के। A रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1 होता है, माइनस टी इज इक्वल्स टू के डी की वैल्यू हम इस साइड ले गए। उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया दोनों साइड से इक्वेशन को, तो हमारे पास आ गया वैल्यू माइनस A इज इक्वल्स टू के टी प्लस आई। व्हाट इज आई? आई इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमने I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टाइम 0 ले लो इनिशियली, t इज इक्वल्स टू 0, तो A की वैल्यू क्या होगी, A नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास I की वैल्यू आ गई माइनस A नॉट, तो I की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, देन वी आर हैविंग दिस एक्सप्रेशन। तो K इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस A डिवाइडेड बाय T। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो ये करने के बाद आई विल शो यू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मैंने बात की थी, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कर रहे थे, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया था। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था, A इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस A नॉट। क्लियर? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है मैथ्स में, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो ग्राफ ड्रॉ होता है y और x के बीच में। क्लियर? और m हमें देता है इंटरसेप्ट एंड c क्या होता है, स्लोप। क्लियर? सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो इस फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को रख लिया। y जो है वो यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ A, और जो m है दैट इज माइनस के, जो x है दैट इज t, और जो c है दैट इज A नॉट। गेटिंग? ठीक है, तो y और x के बीच में जो है ग्राफ ड्रॉ होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A दैट इज, चाहे मैं इसको ऐसे लिख लूँ चाहे इन वर्ड्स में ऐसे लिख लूँ, और टाइम दैट इज t के बीच में हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया।
और हमारे पास इन दोनों में ग्राफ ड्रॉ हो गया और ये दो कंसेप्ट पीछे बच गए, ये दो फैक्टर्स बच गए। m इज इक्वल टू माइनस के, m क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्लोप, ठीक है, k इज इक्वल टू माइनस के, स्लोप क्या आ गई माइनस के। सो जो स्लोप है इट गिव्स द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, k की वैल्यू बताता है, और इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया, a नॉट के बराबर, बिकॉज c गिव्स द इंटरसेप्ट एंड यहाँ पे c क्या है, a नॉट, इंटरसेप्ट, समझ आ गया। एंड नेक्स्ट वी हैव वन मोर ग्राफ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अभी हमने एक जो सबसे स्टार्टिंग में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के सबसे स्टार्टिंग में ही हमने एक्सप्रेशन लिखा था दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। ए नॉट मतलब क्या है, दैट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। सो मतलब रेट और कंसंट्रेशन जो टर्म है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो उसके लिए हमारे पास ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ग्राफ को शो करता है। गॉट इट, चलो नेक्स्ट इज, आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है हमारे पास इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वो कंसेप्ट, हाफ लाइफ पीरियड। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ये है कि कितने टाइम में जो रिएक्शन है वो हाफ हो जाती है, हाफ ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ गिवन टाइम, और एट विच टाइम द रिएक्शन टेक्स प्लेस हाफ, ठीक है। या कंसंट्रेशन जो है, लेट्स सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास ए नॉट है, और हाफ लाइफ का मतलब कि कितने टाइम में हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाफ रह जाएगी। क्लियर? सो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है, इट इज द टाइम with which the concentration of reacting species becomes half. Clear? तो A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, T हाफ के बाद इसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी, A नॉट बाई 2, हाफ रह जाएगी इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन, अभी हमारे पास एक्सप्रेशन था जीरो ऑर्डर के लिए, K इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस A डिवाइडेड बाई T। अगर हमें हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है तो T हाफ इस तरफ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, A नॉट बाई माइनस A डिवाइडेड बाई K, क्योंकि हमें यहाँ पे T हाफ लिया है, इट मीन्स व्हेन T अप्रोचेस टू हाफ, मतलब हाफ ऑफ द रिएक्शन आधा टाइम हो चुका, देन कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विल आल्सो बिकम्स हाफ, वो भी हाफ हो जाएगी। क्लियर? जब टाइम आधा रह जाता है, हाफ टाइम कंप्लीट हो गया रिएक्शन का, तब हमारे पास कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर? सो व्हाट वी विल डू हियर, यहाँ पे हम ए को पुट करेंगे ए नॉट बाय हाफ, ए को पुट करेंगे ए नॉट बाय हाफ। ए मतलब क्या है कि किसी टाइम पे हम बात कर रहे हैं, ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड ए क्या है हमारे पास, किसी टाइम पे है कोई कंसंट्रेशन। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास इसको भी हमने हाफ लिख दिया, इट विल बी ए नॉट बाय हाफ, ठीक है। तो अब हमारे पास टी हाफ आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट 1/2 K. This is the half life for zero order reaction. So half life is directly proportional to initial concentration of the reacting species and inversely proportional to the rate constant. Clear? अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना हो अगर T half versus concentration, ठीक है, so it would be straight line starting from origin.
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? क्योंकि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर जीरो और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन दोनों के बीच, वो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए भी, ए नॉट की कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड मेथड for to determine या to calculate K for first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है हमारे पास? A गिव राइज टू प्रोडक्ट, यहाँ से स्टार्ट कर लो। इसमें भी हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे जैसे जीरो ऑर्डर में किया था। माइनस डी ए ओवर डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर 1। वहाँ पे जीरो था, यहाँ पे 1 है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस डी ए ओवर ए इज इक्वल्स टू के डी टी। ए वाली टर्म्स एक तरफ ले गए और डी टी एक तरफ ले गए। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट द इक्वेशन। अबव इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट करो ऑन बोथ द साइड्स। तो हमारे पास आ गया माइनस इज इक्वल्स टू के डी टी। के बाहर आएगा बिकॉज इट इज ए कॉन्स्टेंट, अगर मैथमेटिकल वाले स्टूडेंट्स देख रहे हो इसको। सो ये आ गया लॉग ए इज इक्वल्स टू के टी प्लस आई। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब सेम फर्दर हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज आई इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमारे पास आ जाएगा इफ t इज इक्वल्स टू 0 देन a इज इक्वल्स टू ए नॉट के बराबर होगा। वैल्यूज पुट कर लो। माइनस लॉग ए नॉट इज इक्वल्स टू t की वैल्यू 0 है तो i आ गया इसके बराबर। यहाँ से t 0 होगी, k इंटू 0 0 प्लस आई क्या है हमारे पास? आई एज इट इज ही है। यहाँ पे ए की वैल्यू हमने ए नॉट पुट कर ली। ठीक है, तो यहाँ से आई की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे पुट कर दो। क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ए इज इक्वल्स टू के टी माइनस लॉग ए नॉट। क्लियर? यहाँ से लो ए नॉट माइनस लॉग ए इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, अब आपको इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। इस इक्वेशन को रख के हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर? मैं इसको इरेज कर दूंगी बट आप इसको ध्यान में रखना। इसको यूज करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास लॉग है। जब लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? ये ध्यान दो, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, अगर लॉग ए इंटू लॉग बी हो जाता है तो वो होता है लॉग ए बी मल्टीप्लाई में हो जाता है। प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई में तो ऑलरेडी है ही है, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला मेथड लगेगा लॉग ए माइनस लॉग बी, है ना। तो ये डिवाइड हो गए दोनों टर्म्स, ए नॉट बाय ए इज इक्वल्स टू के टी। दिस विल बी मोर क्लियर फॉर आई थिंक नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स as it is in a mathematical expression. So log a naught by a is equals to kt. इसको नेचुरल लॉग को हमने log the base 10 में कन्वर्ट करना है. So we will multiply it with 303 2.303 log. अब log वाला log the base 10 is equals to kt. हमें फाइंड आउट k करना है तो हम लिखेंगे k is equals to 2.303 log a naught by a t. तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई. रेट कांस्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ k फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है जी. अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ये वाली इक्वेशन को ध्यान में रख के, और यहाँ से एक और इक्वेशन हम उठा लेंगे इस इक्वेशन को ध्यान में रख के. दिस इज अ फाइनल इक्वेशन.
ठीक है, इसको रीअरेंज करके फिर एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर? सो दिस इज इट। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास एक्सप्रेशन आया था log a नॉट माइनस log a इज इक्वल्स टू kt, है ना। तो इसको अब हम कन्वर्ट करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, तो ये बन गया हमारे पास, है ना, मल्टीप्लाई। तो बेसिकली हमारे पास ये हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी थी, ये बन गई, है ना। सो दिस इज y, दिस इज mx, दिस इज c। तो वी विल ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन log a versus t, m will be the slope, minus k will be the slope, and this log a naught will be the intercept. So the graph will be log a and t will be like this. So here we have, this is intercept and this will be the slope. Slope is equals to minus, कैसे लिख लो? Clear? सेकेंड हमारे पास इक्वेशन आई थी एक और, हमने किया था 2.303 फाइनल जो इक्वेशन आई थी, a नॉट बाई ए टी इज इक्वल्स टू के। अगर इस सारे टर्म को इधर ले जाएं, log a नॉट बाई ए इज इक्वल्स टू के इंटू टी डिवाइडेड बाई 2.303, ठीक है। सो ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन दिस log a naught by a versus time t. So here we have straight line graph and k is equals to slope, है ना। जो हमारे पास slope है that will be k by 2.303, ठीक है। तो ये हमारे पास slope हो जाएगी, ठीक है, fine. So next we will discuss about the half-life period for the first order reaction. हमारे पास ये इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन है 2.303 वाला, log a नॉट बाई a इज इक्वल्स टू k, t इस तरफ लिखना है, इस तरफ लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो, बिकॉज वी आर यूजिंग हाफ लाइफ पीरियड। अब हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। तो इट मीन्स टी वी विल टेक हाफ, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और यहाँ पे ए की वैल्यू जो है इट विल बी ए नॉट बाई हाफ। क्लियर? इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। क्लियर? तो पुट दिस वैल्यूज हियर, 2.303 log ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट डिवाइडेड बाई 2, के इस तरफ ले आओ और टी हाफ इस तरफ ले जाओ, क्योंकि हम हाफ लाइफ पीरियड निकाल रहे हैं, तो टी हाफ इस तरफ आ जाएगा। क्लियर? सो द वैल्यू विल बी 2.303 डिवाइडेड बाई के log 2, ए नॉट के साथ ए नॉट कैंसिल हो गया, log 2 ऊपर चला गया, टी हाफ 2.303 इंटू 0.3010 log 2 की वैल्यू होती है ये, डिवाइडेड बाई के इज इक्वल्स टू टी हाफ। ये log 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हम लोगों ने। व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस, सो वी हैव द वैल्यू दैट इज 0.693। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, टी हाफ, गेटिंग? तो ये हमारे पास आ गया हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। तो इस केस में अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होगी ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, इस तरफ हमारे पास हो गया टी हाफ,
which will be straight line because they are independent. A नॉट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा टी हाफ के साथ. सो हाफ लाइफ पीरियड या ऐसे लिख लो आप लोग, ये ग्राफ जो है वर्सेस टी हाफ ए नॉट कर लो, ठीक है. सो दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट. बोथ द जो फंक्शंस हैं दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. क्लियर. सो दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर. नेक्स्ट कंसेप्ट इज रेडियोएक्टिव डिके. बेसिकली ये जो हम हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहे हैं, ये सारे ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं, दीज ऑल द एक्सप्रेशन विल बी यूज इन द न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे. आपको कई बार एग्जाम में ग्राफ दिया होता है, देन यू नीड टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कि किस ऑर्डर की ये रिएक्शन है, ठीक है. सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द एक्सरसाइज वीडियो और द न्यूमेरिकल वीडियो स्पेशली. गॉट इट. सो वी हैव रेडियोएक्टिव डिके एक टॉपिक है. रेडियोएक्टिव डिके का मतलब या रेडियोएक्टिविटी डिके का मतलब क्या है. वी हैव रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस. रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो अपने आप से रेडिएशंस अमिट करते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस अमिट करते रहते हैं. दे आर नोन एज रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस. क्लियर. जब दो तरह से रेडियोएक्टिव डिके करवाया जाता है, आर्टिफिशियली और नेचुरली. नेचुरली जब अपने आप से एलिमेंट्स जो हैं वो अल्फा बीटा गामा रेस अमिट करते जाएं और जो सब्सटेंस है, जो एलिमेंट है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, वो ख़त्म होता जाए. क्लियर. दूसरे केस में जब आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके है, उसमें क्या होता है, जो एलिमेंट है उसके एटम्स के ऊपर, उसके न्यूक्लियस के ऊपर हम कोई हाईली चार्ज्ड जो स्पीशीज़ हैं उनको बम्बार्ड करवाते हैं, उनको स्ट्राइक करवाते हैं. वो एनर्जी न्यूक्लियस के पास जाती है, एटम के पास जाती है, देन वहाँ से रेडिएशंस अमिट होनी शुरू होती हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली द आर्टिफिशियल प्रोसेस, जिसमें बाहर से हाई एनर्जी पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया जाता है ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम के ऊपर. क्लियर. सो ये देखा गया कि जो रेट ऑफ द रेडिएशंस है, रेडिएशंस किस स्पीड से निकल रही हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो हमने स्टार्टिंग में लिया है, या नंबर ऑफ द एटम्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. क्लियर. सो बेसिकली ये क्या हो गया, जो रेडियोएक्टिव डिके है, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके है, वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है. Why is it so? Because the amount of radiations emitted, it depends upon the concentration of the atoms present initially while we are starting the experiment. तो फर्स्ट ऑर्डर में भी यही था. द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज. क्लियर. तो जहाँ पे भी आपको बेसिकली दिस इज फॉर द न्यूमेरिकल पर्पसेस, जहाँ पे भी आपको रेडियोएक्टिव डिके वाला कोई भी क्वेश्चन आता है, उसकी हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है, या और कोई भी डाटा आपको गिवन है, कोई एक फैक्टर आपको आइडेंटिफाई या फाइंड आउट करना है, तो उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर वाले ही जो हैं एक्सप्रेशंस यूज करेंगे. क्लियर. Next is pseudo order reaction. Pseudo order reaction. Pseudo word जनरली इंग्लिश में हम यूज करते हैं फॉल्स के लिए. ठीक है. pseudo order reactions का मतलब यहाँ पे क्या है, द रिएक्शंस विच अपीयर्स टू बी हायर ऑर्डर बट एक्चुअली दे आर ऑफ द लोअर ऑर्डर रिएक्शंस, उनको हम pseudo order reactions बोलते हैं. जो देखने में हमें हायर ऑर्डर की लगती हैं बट बेसिकली वो लोअर ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, उनको हम pseudo order reactions बोलते हैं. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. द हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर C12 H22O11 in the presence of water and acid HCl, it gives glucose and fructose. Clear? So this is a sugar or sucrose. In the presence of hydrolysis of sucrose in the presence of HCl give rise to glucose and fructose. Clear? तो यहाँ पे हमारे पास तीन components हैं. One this, then water, then HCl as a catalyst which we are using. So मैंने यहाँ पे H positive ions डाल दिए. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास तीन ingredients हैं, तीन जो है species हैं. तो order जो है वो 3 आना चाहिए. हमें अपीयर हो रहा है दैट द रिएक्शन विल बी ऑफ थर्ड ऑर्डर, बट बेसिकली इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. जनरली स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस में होता क्या है कि जो वो रिएक्शंस जिनमें जो रिएक्टेंट्स हैं, कोई रिएक्टेंट एक्सेस कंसंट्रेशन में है, जो भी रिएक्टेंट एक्सेस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को वेरी नहीं करवा पाता.
ठीक है। तो जब रेट ऑफ द रिएक्शन पे एक्सेस ऑफ द कंसंट्रेशन वाला जो एक्सेस ऑफ द अमाउंट वाला रिएक्टेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उससे ऑर्डर को भी जो है वो अल्टर नहीं कर सकता, ऑर्डर पे भी उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? सो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हियर वी आर टेकिंग वाटर इन एक्सेस, ठीक है। तो जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में होता है that has no contribution towards the rate of the reaction, because at the end of the reaction, जब रिएक्शन खत्म होने वाली होती है तब भी इसकी अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स विल नॉट वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ होता है। क्लियर? तो यहाँ पे वाटर है, एक्सेस में है, तो ये भी रेट ऑफ द रिएक्शन पे को अफेक्ट नहीं करेगा। और HCl विच इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट, सो इट विल ऑल्सो नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो ओनली वन रिएक्टेंट विच determines the rate of reaction is this sucrose. So this is the first order reaction. Clear? So these type of reaction, hydrolysis of ester is another example of this pseudo order reaction. Clear? So pseudo order reaction के लिए हमारे पास expression है कुछ, जैसे हम first order के लिए निकालते हैं वैसे 2.303 divided by k log a naught by a, ठीक है। तो वहाँ पे हमने रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना होता है, तो यहाँ पे भी हमने रेट कांस्टेंट ही फाइंड आउट करना है फॉर द स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। concentration of reactant at इनिशियली लिख लो पहले आप। इनिशियली जो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए विल इक्वल टू आर नॉट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी एक्स विल बी आर नॉट माइनस आर टी। यहाँ पे आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी लोगे आप। इससे हम क्या कहते हैं कि आर नॉट इन्फिनिटी क्यों आया? बिकॉज वी आर सुपोजिंग दैट दिस रिएक्शन इज टेकिंग द सो मच टाइम, इनफाइनाइट टाइम, 24 आवर्स भी ले सकता है, ठीक है। तो इन रेट जो है इन्फिनिटी पे क्या होगा उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर इन्फिनिटी। आर नॉट मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन एट इनिशियल स्टेज, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली कितना होगा? ए इज रिप्रेजेंटेड बाय आर नॉट माइनस आर infinity. Concentration of reactant at time t is equals to r naught minus r t. So concentration of reactant at infinity is equals to a minus x. तो यहाँ पे a ये है और x हमारे पास है ये वाली टर्म, है ना। तो इससे हमारे पास क्या आ गया? आर नॉट के साथ आर नॉट कैंसिल हो गया, आर टी माइनस आर नॉट, दिस इज इट। आर टी माइनस आर इन्फिनिटी आ गया जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है? 2.303 एज इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी। अगर आप टी इस तरफ ले जाते हो तो के इस तरफ ले आओ, क्योंकि हमें कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। सो इट विल बी 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग ए की वैल्यू क्या है? आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी। आर ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? आर टी माइनस आर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू के। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया जिससे आप न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने ये वाला एक्सप्रेशन क्यों लगाया? दिस इज वी आई यूज बिकॉज इट इज़ अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर वाला एक्सप्रेशन यूज किया है ये निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कोलिजन थ्योरी। What is the concept of collision theory? Collision theory का क्या मतलब है? Collision का मतलब क्या है? एक दूसरे के बीच में जाके स्ट्राइक होना,
प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स तभी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं when there is an effective collision, when there will be a collision first of all, ठीक है. बट collision भी as it is random collisions नहीं होनी चाहिए, they must be effective so that the product will form. तो collision होगा, effective collision होगा तभी हमारे पास products बनते हैं. So first of all, what is collision frequency? Collision frequency एक term है that is represented by Z और Z, ठीक है. सो कोलिशन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कोलिशंस टेकिंग प्लेस पर सेकेंड इन अ पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. सो व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ कोलिशंस टेकिंग प्लेस इन 1 सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम is known as collision frequency which is represented by Z, ठीक है. तो जो collision frequency है Z सिर्फ collision frequency पे ही the rate of the formation of products डिपेंड नहीं करता. इसके अलावा हमारे पास दो फैक्टर्स हैं. एक तो होना चाहिए इफेक्टिव collision, सेकेंड होना चाहिए हमारे पास ओरिएंटेशन फैक्टर. सेकेंड फैक्टर इज ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है. कोलिशन फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि कितने कोलिशंस हो रहे हैं 1 सेकेंड में पर यूनिट वॉल्यूम में. बट इफेक्टिव कोलिशन का मतलब क्या है कि उन कोलिशंस में से कितने कोलिशंस इफेक्टिव हैं जो हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है. सो व्हाट इज द इफेक्टिव कोलिशन? इफेक्टिव कोलिशन इज मींस द नंबर ऑफ कोलिशंस या कोलिशन विच गिव्स प्रोडक्ट, जो हमें प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है. और वो ही कोलिशंस इफेक्टिव होते हैं विच हैव मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी. मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है. इफेक्टिव कोलिशन, पहले कोलिशन होना जरूरी है विच इज नोन एज कोलिशन फ्रीक्वेंसी. कोलिशन फ्रीक्वेंसी मतलब कितने कोलिशंस हो रहे हैं, उनमें से कितने इफेक्टिव है, वो इफेक्टिव कोलिशंस ही हमें प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, विच गिव्स द प्रोडक्ट. और इफेक्टिव कोलिशन हम उनको कंसिडर करते हैं जिनके पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी है. अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तब हमारे पास वो कोलिशन इफेक्टिव नहीं होगा एंड देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो वो जो कोलिशंस हैं दे विल बी वेस्टेड, वो वेस्ट हो जाएंगे. क्लियर. नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन. जो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं टू गिव द प्रोडक्ट, उनकी ओरिएंटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है टू गिव अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. गॉट इट? लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ CO plus NO2 गिव राइज टू CO2 plus N2. क्लियर. N2 नहीं NO. क्लियर. तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. कंबाइन क्या कर रहा है? CO2 और NO अलग हो रहा है, ठीक है. सो लेट्स वी हैव दिस CO, ठीक है, और NO2 है तो इट मीन्स हम ऐसे बना लेंगे इसको, ठीक है. इस तरफ हमारे पास N है, इस तरफ O है और इस तरफ भी हमारे पास O है. अब देखो कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनानी है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनानी है. बट इस तरफ जो है नाइट्रोजन इसको अप्रोच कर रहा है. सो इट मीन्स व्हेन दे विल कोलाइड विद ईच अदर द कोलिजन विल बी इनइफेक्टिव. इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है. सो इस तरफ कार्बन है और अगर हम ये ले नाइट्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है. तो इस तरफ क्या है कि कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है और ये O है. दैट विल आपस में ये कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाएंगी? CO2 और NO पीछे वापस रह जाएगा. सो इट मीन्स ओरिएंटेशन ऑल्सो मैटर्स. क्लियर. सो ओरिएंटेशन मैटर करता है और इफेक्टिव कोलिशन मैटर करता है. इफेक्टिव कोलिशन में थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम होनी जरूरी है. दैट एनर्जी ब्रेक डाउन द फोर्सेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड मेक द फोर्सेस इन द प्रोडक्ट्स, ठीक है. तो अगर इतनी एनर्जी होगी तभी हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें फोर्सेस ब्रेक होंगी. गॉट इट. और इन दोनों में से विच इज प्रीडोमिनेंट फैक्टर टू गिव द यूजफुल प्रोडक्ट? दैट इज अ इफेक्टिव कोलिजन. चाहे ओरिएंटेशन सही है चाहे नहीं सही है, बट उसके अलावा अगर हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन, अगर हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तो हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होंगे और प्रोडक्ट्स नहीं होंगे. तो मेन जो फंक्शन है वो किसका है? थ्रेशोल्ड एनर्जी का है.
थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद हमारे पास ओरिएंटेशन हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स की टू गिव द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। क्लियर? So next is relationship between the rate of the reaction and the collision frequency. As we know, collision frequency is given by Z and उसमें जैसे हमारे पास F जो है fraction of molecules which are giving the effective collision, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेट ऑफ जो रिएक्शन है माइनस dx/dt किसके बराबर है? Z into F. Z क्या है? collision frequency and F is the fraction of molecules having threshold energy. Fraction of molecule having थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो F है इज इक्वल्स टू e raised to power minus e over RT एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस e डिवाइडेड बाय RT। यहाँ पे E क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है एट टेम्परेचर T, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंटेनिंग द एक्टिवेशन एनर्जी और विच कंटेन्स द थ्रेशोल्ड एनर्जी एट टेम्परेचर T, ठीक है? तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड एनर्जी इट इज बेसिकली एन एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्टेंट जो एक्टिवेट कर रही है रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। सो ई को हम E1 में भी लिख सकते हैं। E1 रिप्रेजेंट्स दी E1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है? तो यहाँ पे दोबारा समझो आप लोग, व्हाट इज F? F इज द fraction of molecules which is having the threshold energy and it is equals to exponential of E divided by RT। और यहाँ पे जो E है that is represents the threshold energy and basically it is equals to the activation energy। तो इसको हम माइनस EA लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे माइनस dx/z इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बीच। अगर हम ओरिएंटेशन फैक्टर को भी कंसीडर कर लें तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू PZE raised to power EA over RT। P यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओरिएंटेशन फैक्टर को। सो विद this is over. In next video we will discuss the another topics left of the topics of this chapter. If you like the video, share it, subscribe the channel. Thank you so much. Chalo.